अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे आपके सवालात पैगामात हमें मौसूल होते हैं और कोशिश हमेशा से यही है कि अवामी मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। खबरों के हवाले से ख़ास तौर पे बात होती है, हालात हाज़रा के ऊपर कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, लेकिन थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल कौम से एक खिताब किया और ख़िताब में कुछ ऐलानात किए गए और ऐलानात ख्याल ये किया जा रहा था कि एक आम आदमी को रिलीफ के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी। जिस तरह का पैकेज अनाउंस किया गया कि एक रिलीफ दिया जाएगा, किस सूरत में दिया जाएगा ये भी आगे बयान फरमा दिया, कंडीशन भी बता दी कि उसके लिए क्या शराइत हैं कि वो रिलीफ आप तक कैसे पहुंचेगा, ये भी उसमें बता दिया गया। तो बहरहाल अब ये समझना लोगों के लिए थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि किस किस्म के ऐलानात हैं, ये किस किस्म के बयानात हैं, इन सारे बयानात का मकसद क्या हो सकता है। वो जो सारी गुफ्तगू है उसके दौरान जो सबसे ख़तरनाक चीज़ थी वो ये कि आगे आने वाले वक्त में मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा, इसके बारे में पहले से इंडिकेशन दे दी गई। अब एक आम आदमी इससे मुतमईन है या नहीं, ये समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपोजिशन तो बहरहाल हुकूमत का चाहे कोई भी फैसला हो उस पर तनकीद करती है, सवाल उठाती है, लेकिन यहाँ तो एक आम आदमी जिसके लिए समझा ये जा रहा था कि ऐलानात किए जाएंगे, इस खिताब से पहले एक बहुत हाइप क्रिएट की जा रही थी कि कोई बहुत गैर मामूली कुछ फैसला होने जा रहा है। ख्याल ये किया जा रहा था कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस में जो बेपनाह इजाफा हुआ है उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी जो है उसके बारे में कोई नवीद सुनाई जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। रिलीफ किस हद तक मिलेगा और किन को मिलेगा वो भी एक कंडीशन यानी कि एक शर्त उसके साथ लगा दी गई कि वो बाहर जो पैसा गया है, लूटी हुई दौलत जिसका हमेशा तस्करा किया जाता है, अगर वो आ जाए तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगा। अब ये किस किस्म का बयान है, किस किस्म की बात है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मुख्तलिफ सियासी जो पार्टीज़ हैं उनके हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें कि वो क्या समझते हैं इस हवाले से और अपनी राय क्या रखते हैं। ख़ास तौर पे इस तरह के जब ऐलानात किए जाते हैं, ख़ास तौर पे शहर कराची के हवाले से माजी करीब में 1100 अरब रुपये का एक पैकेज जिसका ऐलान किया गया था और उसके बाद क्या हुआ, अभी तक लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं। और उससे पहले 162 अरब रुपये और मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हुआ कि पैकेजेस की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उसके क्या नताइज निकले हैं ये समझना ज़रूरी है। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा मैडम रोज़ खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की। इसके अलावा मेंबर हैं प्रोविंशियल ह्यूमन राइट्स विजिलेंस कमेटी की, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोज़ प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान फयाज़ खान है, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। फयाज़ को भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फयाज़ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी मैडम रोज़, अब फरमाइए, हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही, आपकी समझ में आती है? आप ज़रा इस बारे में बताइएगा कि ये जो ऐलानात हो रहे हैं और इससे पहले भी जो ऐलानात हुए हैं, क्या हुआ उन सब का? इसमें आपका भी हिस्सा था। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, बराबर की जिम्मेदार है, तो कौन अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, कौन नहीं ले रहा, आप ये ज़रा फरमाइए। जी पहले तो मैं आपको बड़ा शुक्रिया करूंगी आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब मेरे ख्याल से पहले से सीख कर नहीं आए, पहले उन्हें सीखना था फिर वज़ीर आज़म बनना था, क्योंकि ये जितनी पॉलिसियाँ लेके आए, मैशियत उनको पहले से पता थी कि हमारी वो यह नहीं थी कि उनके इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंफॉर्मेशन मैशियत की थी कि हम ज़ीरो पे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनके आने के बाद तो हम ज़ीरो भी नहीं रहे, अब तो हम बिल्कुल माइनस पे जा रहे हैं, हम डूब चुके। यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बाकायदा उन्होंने कहा था कि तब्दीली सरकार नारा था, एक बड़ा नारा था, बड़ा ज़बरदस्त सा एक नारा था कि क्या कहते हैं कि तब्दीली आएगी, नौजवान के लिए रोज़गार आएंगे, 50 लाख घर मिलेंगे, बड़ा ज़बरदस्त था, कर्जा मिलेगा हर बंदा। यानी कि जब उनको ऐसा लग रहा था कि नया पाकिस्तान,
मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है वो पुराना पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर था, और ये नया पाकिस्तान, इस तरह का पाकिस्तान हमने उम्मीद नहीं रखी थी कि जिस तरह हम, अब तो सोचना पड़ता है कि राशन के लिए हम क्या लाइनों में जाएंगे, और इसी तरह होगा। लोगों ने रोडों पे अब आके, अच्छी अच्छी फैमिलीज ने खाना खाना शुरू कर दिया। शर्म आती है हमें, हम नहीं समझ रहे, आप भी समझे। आप इतने बड़े वजीर आजम हैं, आपने इतनी सीटें ली, इतने बड़े आपने दावे किए कंटेनर पे खड़े होके, हमने वो दावे खुद भी देखे थे। कुछ देर तो मुझे भी लगा कि शायद कुछ तब्दीली आ जाएगी, लेकिन आपने तो डुबा दिया सब कुछ। बिल्कुल जी, ऑपोजिशन की राय है और ज़ाहिर है तनकीद होती है, लेकिन अब सवाल एक आम आदमी भी यही कर रहा है कि ये सूरत हाल जा किस तरफ रही है। फैसल, आपको कुछ मामला समझ में आते हैं, क्योंकि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और इस दफ़ा तनकीद का जो हदफ है वो सिंध हुकूमत ज़्यादा है, वफाक को भी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन ये भी वो समझते हैं कि बराबर के ज़िम्मेदार हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। यासिर भाई, बात यह है कि मामलात तो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं जी। मैं कल देख रहा था, इमरान खान हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मगर वो मसाइल तो बता रहे थे, मगर उनके सलूशन के बारे में उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है कि वो ये बता रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ वो यहाँ की महंगाई का मुआवजा कर रहे हैं, तो और वो भी हमारे पाकिस्तान रुपये। वो ये नहीं बता रहे कि अगर इंडिया में पेट्रोल 300 रुपए का है तो इंडिया में मौजूदा कीमत वहाँ की करेंसी के हिसाब से कितनी है। ठीक है, फीका तो वो अब इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। और रहा सवाल, हम एहतजाज कर रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी एहतजाज कर रही है, ना सिर्फ PTI की हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हम ये समझते हैं कि ये दोनों हुकूमतें ऐसी हैं कि पीपल्स पार्टी का तो तनकीद करने का बनता ही नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से तमाम इख्तियारात और पिछले 13 सालों से ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो जब तक ये मुल्क में इशराफिया इसको कंट्रोल कर रही है, हालात बेहतर नहीं हो सकते। इनके अरबों खरबों रुपए के खर्चे हैं, हमारा पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क चलाने वाले इदारे हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि अवाम का एक दफ़ा जमहूरियत के प्रोसेस से अच्छी तरीके से पेट भर जाए। पहले पीपल्स पार्टी को देखा, हालात बदतर थे, फिर उसके बाद नवाज शरीफ आ गए, हालात बदतर से बदतरीन हो गए, और इमरान खान ने तो पूरी कसर ही निकाल दी। ठीक है, तो जमहूरी जितनी भी हुकूमत है, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। बिल्कुल ऐसा ही है। जो और उससे पहले जो मामला चल रहे थे वो सही थे। आप देख लेना कि जब हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आई है तो उन्होंने बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम दिया अवाम को। इस हवाले से अब पिछला डिक्टेटर गुजरा मुशर्रफ, अवाम कारोबार के हिसाब से मुल्क आगे जा रहा था, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कर्जा नहीं लिया। अब हमारी हुकूमतें आती हैं, जो जमहूरी हुकूमतें, वो बदतरीन डिक्टेटर हैं, वो ना अच्छा बल्दियाती निज़ाम दे सके आज तक अवाम को, और मुल्क चलाने के लिए उन्होंने कर्जे उतार। अच्छा, ये बात सही है कि जब ये दावा करते हैं कि जो बदतरीन जमहूरियत है वो आमरीत की किसी भी शक्ल से बेहतर है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये तो वो जमहूरियत के जो जिनकी रोजी रोटी है जमहूरियत के नाम पे अवाम को बेवकूफ़, वही इस चीज़ का नारा लगाते हैं। बाकी मेरे हिसाब से शामिल हैं पीपल्स पार्टी वाले इसके अंदर। बिल्कुल शामिल हैं। ना वसाइल हैं हमारे पास, ना कोई ताबुन है वफाक का, और फिर नागानी आफात आपके दरवाजे पे खड़ी हैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, कोई ना कोई सूरत हाल, कभी टिड्डी दिल की शक्ल में, कभी बारिश की शक्ल में। अब वो क्या करें? अब अगर वफाक अपना काम ना पूरा करे, अगर वसाइल इन तक ना पहुंचाए, फिर ये क्या करें? ये बताइए। अक्सर नहीं, अब तो वसाइल पहुंच रहे हैं ना यासिर भाई, ये इनका तो शिकवा बनता ही नहीं है वफाक के साथ। इनके पास तो 18वीं तरमीम के हवाले से तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। अच्छा, हर इदारे में इनके लोग परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सी ऐसी सीट जो है जो हुकूमत की जो खाली है, जहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ? अब ये अवाम को बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान देंगे। मुझे बताएं, रोटी कपड़ा मकान की आड़ में अवाम को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, रोटी कपड़ा मकान की आड़ में अवाम को बिजली नहीं मिल रही, बेरोजगारी के हालात आपके सामने,
तो अब मैं तो ये सोच रहा था कि नेस्ला टावर के हवाले से जैसे जितनी स्पीड में सुप्रीम कोर्ट ने वो उस पे काम किया ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाया, हाँ, मगर हमारी सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा कि यार ये सिंध के स्कूलों में बच्चों को तालीम जो मिल रही है उसका क्या मेयार है, यहाँ के शहरियों को पानी जो मिल रहा है, मेयार जांचना, ये सारी चीजें तो फिर अदालतों की जिम्मेदारी तो नहीं है। नहीं तो फिर ये भी अदालतों की जिम्मेदारी नहीं थी ना नेस्ला टावर गिराने का हुक्म देना। तो कोई गैर कानूनी अगर तामीरात होंगी, अगर कोई इस तरह मामलात होंगे, तो फिर अदालत में अगर कोई शख्स ये सवाल लेकर या अर्जी लेकर जाएगा कि अगर इन सिलसिलों को रोका जाए तो फिर तो उसके ऊपर अदालत एक्शन लेंगे। काम भी यही है ना कि जब वो सो मोटो जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। सबसे पहले तो इदारों के अंदर जो वो हुए मामलात वो हैं जिनके ऊपर आप सवालात उठा रहे हैं, जो करप्शन के जी रोज बात कि मैं एक मौक़िफ़ पेश करना चाहूंगी कि सारा मलबा, हाँ 4 सूबे हैं, हम 4 घर के अंदर तकसीम, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वान भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है, फिर इसके बाद हम कहते हैं कि बस बलोचिस्तान भी है, तो ये चारों एक घर का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। एक सिंध का जो हमारा अपना सीएम, हमारा प्यारा सरफराज अली शाह साहब, सारा मलबा उसी के ऊपर डाल दिया जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि 3 और भी वजीर आला है जो बिल्कुल नाकारा है, जिन्होंने कुछ नहीं करना है, लेकिन वो सीएम ने तो बहुत कुछ किया। स्कूल की जहाँ तक बात, जो यहाँ काम करता है सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बन रहा है वो। बिला यकीन करें, ये तारीख बताती है। हाँ, विजिलेंस कमेटी एज अ ह्यूमन राइट्स मेंबर हूँ मैं सिंध घूमती हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कल भी अली मदिल शेख वो बड़े, उन्होंने बड़े दावे से कहा कि थर में भूख मर रहे। मैंने कहा ऐसा करें, आप हमारे साथ, मैं आपको गाड़ी देती हूँ, आपका खर्चा भी टोटल में देती हूँ, विजिट करते हैं, मैं करवाती हूँ, मुझे दिखाएं कहाँ बच्चा भूख मर रहा है, कहाँ एनआईसी वार्ड गंदा बना हुआ है, क्या मसला क्या है। इतनी तनकीद से अच्छा काम कर लो, बिल्कुल ठीक है, बेहतर है आप काम कर लो, फोकस रखो कि मैशियत किस तरह बढ़ानी है, बेरोजगारी किस तरह खत्म करनी है, पॉलिसीज क्या लानी है, ठीक है, ये काम कर लो। देखिए आपस का झगड़ा आप अपनी तरफ रखें। पहले तो पाकिस्तान हमारा है, हम उसके शहरी हैं, हम सबका फर्ज है, खाली मेरा नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, सब ने एक हाथ बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। तो ये जब तक आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप तनकीद बराए तनकीद यही चल रहा है यहाँ के सीएम ने ये नहीं किया या वजीर आला ने ये नहीं किया। भाई तनकीद बराए तनकीद से ज्यादा और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बताएं। प्यारी सी बहन है। असल में बात यह है कि उन्होंने कहा था मैं ले जाके भी आपको मैं पंजाब की क्या बात करूँ, केपीके की क्या बात करूँ, मैं तो बात करूंगा सिंध की, क्योंकि मैं रहता सिंध में हूँ। ठीक है, ये भी। अब दूसरी बात यह है कि मसला यह है कि अभी पिछले दिनों स्कैंडल आया था टेबल का जी, कि 28,000 3,000 टेबल वो खामोश हो गया 3 दिन में, वो बात वो दब गई। अब मसला कहने का ये है कि मेरी बहन ये बोल रही है कि हम उधर थर चलते हैं, तो मैं अपनी बहन को बोलता हूँ हम बिलावल हाउस से थोड़ा सा दूर चलते हैं केमाड़ी में, जहाँ 300 रुपए कमाने वाला आदमी रोज 100 रुपए का तो पानी खरीद रहा है, वहाँ पे उसके पास दवाई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताया ना कि कितने इनके सिंध असेंबली के मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो लिफ्ट शाया करें। कितने इनके मिनिस्टर हैं जो सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाते हैं, वो शाया करें। बताएं ना फखर से आके कि भाई हमारे बच्चे, हमारे तालीम का मेयार इतना बेहतरीन है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। अब हाल ये है कि वो जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो हमारे असातिज़ा हैं, अभी पिछले दिनों वो मीडिया ने भी बड़ा दिखाया था उसको कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो स्कूल की एजुकेशन की स्पेलिंग्स उनको नहीं आती। तो जहाँ हालात ऐसे हैं तो वो फिर आप खुद यानी कि मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप खुद रोज प्रोग्राम्स करते हैं मसाइल के हवाले से, तो कितने मसाइल आज तक यासिर भाई हल हो गए? अगर 20 मसाइल थे तो आज 50 हो गए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हर पार्टी का अपना मौकफ है, हम अपना मौकफ दे रहे हैं, और अगर हालात सही होते तो हमको क्या जरूरत नहीं तनकीद करने की। जी आप बताइए। ये भी इनकी मैं मौकफ कर दूं कि माड़ी और मनोड़ा बीच हालिया भी इंतकाद हुआ है, पिकनिक पॉइंट बना दिया, पिकनिक पॉइंट भी बन गया है। नहीं वो तो आम आदमी की मैं चले ये भी इनको वो कर देती हूँ। फिशरमैन कमेटी वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा सपोर्ट किया इस वक्त, और वहाँ हमारे कादर पटेल साहब मौजूद है, मंदरू खैल हमारे बल्दिया में मौजूद है। अगर वो उन्होंने कोई काम नहीं किया होता मंदरू खैल साहब ने, तो इतनी मार्जिन से नहीं जीतते। पीटीआई की सीट थी और बड़े मजे से हमने पीपल्स पार्टी ने जीती है, तो काम तो किया है। बेशक
तनकीद होती रहे लेकिन काम किया है। ठीक है। इसके अलावा सरकारी स्कूल की जहाँ तक बात रही तो सरदार शाह साहब इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे और मेरे खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूल में। रहा था कि आप ये नाम हाँ, ले लें। मेरे अपने बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे 2-3 और मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैं बात करती हूँ लियारी की। देखिए लियारी बहुत छोटा इलाका है, केमाड़ी छोटा इलाका है। आप बाकायदा आप लोग आए हैं वहाँ स्कूल को चेक करें कि वहाँ क्या म्यार चल रहा है इस वक्त सरकारी स्कूल का। और मैं बड़ी तारीफ करूंगी कि इस वक्त जो सीएम ने काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। जो गरीब बच्चे कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे फीस, वो आज वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ज़ाहिर अच्छी स्कूल है तो हम वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये तनकीद करना मैंने कहा ना बड़ा ही आसान है, पहले चेक किया जाए काम को। जी फयाज साहब अब बताइए आपने क्या चेक किया? बताया ना कि कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं ताकि उन्होंने कहा लियारी के अंदर आ जाए। मेरे बच्चे सीएमएस में पढ़े, लियारी के इतनी बड़ी स्कूल है सीएमएस। ये अब यकीन कर सीएमएस में मेरे यहाँ सिंध के इतनी बड़ी स्कूल है, सरदार शाह के बच्चे पढ़ रहे हैं। के बच्चे हैं, बच्चे मिनिस्टर के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं दो नहीं, इसके अलावा और बच्चे भी हैं। शाह साहब ने तो एक रिवायत कायम की ना, उन्होंने मिसाल दी है, प्रैक्टिकली कर कर दिखाया। चलें उसके अलावा ओवरऑल जो बात ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ये नहीं की बात कर रही है कि 15,000 वोट से बहुत ज्यादा मार्जिन, 15,000 वोट से वो सीट निकाल ली। गवर्नमेंट इनकी, आरओज इनके, हुकूमत इनकी। तो कहने का मकसद है वो हवाले देना। पिछले 13 साल से ये सिंध हुकूमत का इंतजाम इनके पास है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यासिर भाई के अगर मसाइल 10 थे तो आज 20 हैं। मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, शहर की प्लानिंग नहीं है, ये सारे मसाइल है ना। हम तो इसके बारे में सवाल करें। तो इसके अगर हालात बेहतर होते तो फिर आप इस पे शो नहीं कर रहे होते। आप क्रिकेट मैच पे कि हम चांद पे कब जाएंगे। बहुत खूब है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ये चांद पे कब जाएंगे, वहाँ पे प्लॉट कब लेंगे पाकिस्तानियों को, तो ये मसला है ना, प्लॉट मिलना चाहिए। मुर्तजा वहाब जैसे बंदा बिल्कुल आ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त तैनात है। कहाँ हैं आजकल वैसे वो? बिल्कुल काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए ये तो हम भी तलाश कर रहे हैं, ये भी पीएसपी वाले भी तलाश कर रहे हैं। तलाश करने की जरूरत नहीं कि किसी ऑफिस में बैठे हुए, सिंध असेंबली ऑफिस में, इसके अलावा ऑफिस में नहीं होते, पब्लिक में होते, काम कर रहे होते हैं। जी भाई कर रहे होते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट बताती है कि आप डाकू हैं, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आपका एक मुअज़्ज़िज़ इदारा पूरे मुल्क को चलाने वाला। तो अगर आप काम कर रहे होते तो वो सुप्रीम कोर्ट आपको डाकू, चोर, लुटेरा क्यों बोल रही होती है भाई? डाकू तो वज़ीर आज़म अल्फाज इस्तेमाल किए, सख्त अल्फाज इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ। अब मैं तो हैरान हूँ कि वो पॉइंट आउट भी कर रहे हैं और मगर उसका वो हल भी नहीं बता रहे। अब देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो डाकू, चोर और सब कुछ कह दिया। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से ऑर्डर लेता है, ना किसी को फॉलो करता है, ना पब्लिक की राय लेता है। सही है। अब नेस्ला टावर का ना हमारी सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि उसे तोड़ा जाए, वो तो वैसे ही खिलाफ है। मगर बाज दफा हमें लगता है कि गैर कानूनी तामीरात को रोकना भी चाहिए क्योंकि ये एक माफिया है। ठीक है, बिल्कुल। माफिया बढ़ रही है। इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर पे महंगाई के जो बारे में दावे किए जा रहे हैं कि रिलीफ पहुंचाया जाएगा, कैसे मुमकिन है? जी मैडम रोज़ ये बताइए, अब आपकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कीमतों को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें तो अब वफाक की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अगर सारी की सारी जिम्मेदारी अगर उन पर डाल दी जाएगी और फिर ये कहा जाएगा जी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम है, तो ये तो सरासर ज़्यादती होगी। फरमाइए आप क्या राय रखती हैं? नहीं, आप क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं और उसे हमें पूरा करना चाहिए। हाँ, हमारे जो सीएम साहब हैं वो बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई में कुछ ज़्यादा कमी हो, क्योंकि वो रिलीफ देना चाहते हैं। अभी देखिए सरकारी जो मुलाजिम थे उनकी तनख्वाहों में इजाफे का मतलब यही था कि छोटी तनख्वाह वाला अब घर नहीं चला सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले लेकिन खुश नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस फैक्ट्री का अगर धंधा नहीं होगा
वो कहाँ से मुलाजमीन को 25, बिल्कुल। 25, 30 हजार रुपए अगर लेबर को देगा तो वो तो उसको बंद करनी पड़ जाएगी। ये भी तो देखना पड़ेगा ये ना। भी देखना पड़ेगा। ऐलानात तो बिल्कुल चले हो गए, ऐलानात तो हो चुके हैं, लेकिन अब देखिए ना, कोरोना की वजह से मैशत में भी थोड़ा सा असर हुआ ये है। भी एक बात। 2 साल जिस तरह कारोबार कसमकुसी में चल रहा था, तो ये भी असर करके गया। यहाँ नहीं, तमाम मुल्कों में भी ये ऐसे ही। हालात खराब है। लेकिन महंगाई में अब ये है कि हमारे जो वजीर आजम साहब है, अगर वो कुछ लाएंगे रिलीफ पैकेज कुछ उन्होंने अच्छा। कंडीशन लगा दी है कि बाहर से पैसा ले आए, नहीं, मामला ठीक हो बिल्कुल जाएंगे। मैंने थोड़ी लाना है पैसा। हाँ। पैसा तो नहीं लाना है। बिल्कुल देखिए, ठीक ये है। मैंने पैसा नहीं लाना है। ये बार बार ये टीवी पे आते हैं, बड़ा दावा करते हैं पैसा आएगा, ये होगा। ख्वाब देखना बड़ी आसान बात है। आपने रात वही ख्वाब देख लिया, पूरा तो करें ख्वाब को। हम तो इंतजार करें कब ख्वाब पूरा होगा। देखिए ना, अल्लामा इकबाल ने, हमारे जो बानी थे, उन्होंने ख्वाब करके देखा दिखाया कि पाकिस्तान बनेगा, करके दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान बन गया। बिल्कुल ठीक। सही है ना, हमारी कायद में हम उनकी जितनी वो करें, माना आज तो हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं, ऐसे ही, तो ऐसे ही। उन्होंने जो करना था वो किया। बिल्कुल तो ठीक है। आपने जब रात को बैठ के ख्वाब देखा, तो अब क्या हम बाहर जाके पैसा मैं लेके आऊंगी या हमारी पब्लिक लेके आएगी? लाना आपको है। आपने दावा किया था कंटेनर पे भी खड़े होके कि बिल इतना आएगा तो मैं ये कर दूंगा, और इतनी महंगाई बढ़ेगी तो वजीर आजम चोर होगा। तो हम किसको चोर बोले? हाँ बिल्कुल, ये बात ये तो है। दावे थे इनके। दावे तो थे। जी फैयाज साहब, आप क्या राय रखते हैं, फरमाइए। यासिर भाई, बात यह है कि हमारे हुक्मरानों का जो शाहाना अंदाज है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई की। हमारे अरबों खरबों रुपए के अखराजात इनकी अयाशियों पे खर्च हो जाते हैं, जो एक आम आदमी के ऊपर पड़ती हैं। अब अगर ये इतने लॉयल होते या सिंसियर होते आवाम के साथ, तो पहले खुद सादगी अपनाते, खुद इस तरीके के मामला करते। मुझे बताया ना, कितने मेंबर सूबाई असम्बली हैं या कौमी असम्बली हैं जो अरबोपति उनके असासे इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है कि भाई अरबों खरबों के असासे, मगर वो अपनी मराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो जहाँ इस तरीके का अलमिया होगा कि एक बेहतरीन तबका जो आपको रूल कर रहा है आपकी कौमी असम्बलियों में, जो आपकी सूबाई असम्बलियों में, कि जब उसका माइंड सेट ये होगा तो अवाम को वो रिलीफ कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल। उनके अपने जाती मामलात हैं, एक कारोबार के नोयत से वो सियासत कर रहे हैं, माइंड सेट उनका वही है। आप मुझे बताया ना, इमरान खान करप्शन का गाना गाते रहे, कितनी करप्शन कंट्रोल कर ली उन्होंने, कितनी एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दी। नैब ये दावा करता है कि हम लोगों ने इतने पैसा रिकवर कर लिया, तो वो लोग कहाँ हैं जिनसे वो रिकवरीज हुई हैं? आप एक हमारे अवाम को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई आप एक मोबाइल चोर को तो पकड़ के मार मार के उसको आत्महत्या कर देते हैं एक गटर चोर को। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप उन सियासतदानों के लिए सवाल क्यों नहीं उठाते कि जो वो अरबों रुपए के असासे उनके कैसे बन गए, उनके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि वो आवाम को भी ये शऊर दें कि भाई हम ऐसे अमीर हुए। तो क्या अब मसला यही है कि जब तक आवाम नहीं सोचेंगे, आवाम फैसला नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। पामा ने लीक आपको पता है बीच में जारी हुआ कि फलाना वजीर टिकना वजीर। मैं तो ये कहती हूँ कि नैब को लाने की जरूरत ही क्या है? इदारा एक ही काफी था, एंटी करप्शन, ठीक है। वैसे ही हमारे खर्चे वैसे ही बहुत है, तो उनका तो वैसे ही उन्हें लाना फजूल ही था। और वो नैब के चेयरमैन मंगवा लिया उनसे, जो कमेटी है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से इस बारे में सवाल किया है, जो मैं कुछ देर पहले आपको बताया था। डॉन की स्टोरी भी है लीडिंग कि जनाब वो जो रिकवरीज हुई हैं 16 साल के अंदर, उसका रिकॉर्ड किसके पास है? ऑडिटर जनरल से इसके बारे में जो है वो उन्होंने मदद मांगी। आप जी नहीं यासिर भाई, वही बात है ना कि इसका रिकॉर्ड वो मांग रहे हैं। हाँ। ये सवाल जब मीडिया पे हाईलाइट हो रहे थे उस टाइम ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? अब आवाम का माइंड सेट दूसरी तरफ लगाने का ये एक हथकंडा है जिसमें आवाम बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि दोहरा म्यार क्यों है? आप सबको रिलीफ देना। अगर नवाज शरीफ बीमार है, आप पहले बोलते रहे कि भाई तो जेल में जितने बीमार हैं आप सबको फिर छोड़ें, बिल्कुल ऐसे सबको सहूलियात दें, सबका इलाज लंदन में करवाएं। जब तक हमारा ये दोहरा म्यार बिल्कुल बराबर नहीं होगा, हाँ, डबल स्टैंडर्ड से बाहर नहीं आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, आवाम ये सवाल नहीं कर रहे कि आप तो ये बोल रहे थे कि भाई हम तो कर्ज नहीं लेंगे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इमरान खान का अलमिया ये है कि उन्होंने शायद ये सोचा हुआ था कि मैं जैसे ही हुकूमत में आऊंगा, जैसे मैंने चंदा मांग के या भीख मांग के मैंने शौकत खाना बना लिया, इसी तरीके से मैं मांगने निकलूंगा और अवाम मुझे दे देंगे और मैं पाकिस्तान का कर्जा भी उतार लूंगा। खुद कुछ भी नहीं करना, ना उनके मिनिस्टर ने कुछ करना है, ना उन्होंने कुछ करना है। तो ये सारी सूरत हाल है अवाम के सामने। अब अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से। इनके जितने मिनिस्टर है वो सिर्फ दावे करते हैं, आके मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सिर्फ मुझे लगता है कि वो दावों तक की बात होती है,
दावे के बाद में मुझे लगता है घर पे जाके सो जाते। मेरे ख्याल से उन्हें कुछ काम नहीं करना है। 12 मिनिस्टर कराची से थे, MPs भी बने, MNA बने, और बाकायदा उनके बाद जब उन्होंने सीटें छोड़ी तो वो भी इनकी सीटों में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा छक्का नहीं लगाया जिससे मैं कहूँ कि वाकई कि कुछ ऐसा हुआ है। तो काम तो खैर उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने जहाँ तक हमने बाकायदा, मैं फॉलो कर रही हूँ सिंध गवर्नमेंट को, NIC वाट, अगर आप उससे जाके चेक करें तो आज एक गरीब बंदा वहाँ जाके दिल का इलाज बिल्कुल फ्री करवाता है। कैंसर के लिए आज देखिए आप जीना में जाए, बिल्कुल फ्री इलाज है। देखिए ये बहुत बड़ा कारनामा है। हमारे पास क्या, किसी के पास भी एनी टाइम 25-26 लाख रुपए नहीं होते। जब एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चे का खून दिमाग में जम जाता है तो हम सोचते हैं कि 25-26 लाख रुपए रातों रात कैसे अरेंज करेंगे। तो आज वहाँ पे इतना अच्छे वार्ड बन चुके हैं कि एक्सीडेंट वाला बच्चा फौरन आता है और उससे पूछा भी नहीं जाता कि फॉर्म कहाँ साइन करना है। मेरी बहन को मैं शायद ये बता दूं कि लाड़काना में बच्चे को कुत्ता काटता है, वो लाड़काना नहीं, लाड़काना से ही है, लाड़काना से वो चलते हैं और उनको रास्ते में कहीं किसी ये सवाल करेंगे नहीं मिलती और वो कराची में आके वो बच्चा दम तोड़ देता है। देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल चलें, वहाँ पे एक खैमा बस्ती का मंजर वो पेश करते हैं। ठीक, ओके ठीक है जी। अब ऐसा है कि टाइम हमारा जो वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये कि इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। जो सियासी नौयत के मामलात हैं, ज़ेर बहस आते हैं, लोग सुनना चाहते हैं इस बारे में, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैडम रोज़ आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब फयाज़ आपका बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ शामिल गुफ्तगू रहे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।